अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकराती अमल का आगाज़ स्पीकर कौमी असम्बली की वसातत से स्पीकर चैम्बर में हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी गुज़िश्ता रोज़ तश्कील दी गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने आज तौसीह देते हुए 10 रुकनी कर दिया है। रुकन कौमी असम्बली एजाजुल हक और खालिद मक्सी भी अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। दोनों पार्टियों की मुज़ाकराती कमेटी का ये पहला दौर खुशगवार अंदाज में खत्म हुआ। हुकूमती अरकान ने मुज़ाकरात के अमल को खुश आइंद करार देते हुए पीटीआई से अगली मुलाकात पर चार्टर ऑफ डिमांड तलब कर लिया है। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि मुज़ाकराती अमल का आगाज मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन है। हुकूमत और अपोजिशन की इस पहली बैठक का बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुज़ाकरात के इस पहले राउंड में हुकूमती कमेटी के तमाम अरकान मासिवाए चौधरी सालिक हुसैन के सब ने शिरकत की। अलबत्ता अपोजिशन की जो इत्तेहाद है, जो कमेटी है, उनकी जानिब से मुज़ाकरात में सिर्फ 3 लोग ही हमने देखा कि शरीक हुए, जिनमें असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे, जबकि दीगर अरकान जिनमें उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान शामिल हैं, वो शरीक नहीं हो सके। मुज़ाकराती कमेटी के एलामिया के मुताबिक इस मौके पर अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया और तय पाया कि अगली मीटिंग जो कि जनवरी की 2 तारीख को होनी है, इसमें अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी। बिलाशुबा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज खुश आइंद बात है, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि मुज़ाकरात को लेकर दोनों पार्टियों के माबैन एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं की राय है कि वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वफाकी हुकूमत नासंजीदा है और ना ही इनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार है। अगर पीटीआई के रहनुमाओं की ये बात सही है तो फिर इस सवाल का जवाब भी पीटीआई की क़यादत को देना चाहिए कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पास क्या लेने गई है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से बेख्तियार है तो फिर पीटीआई के मुतालबात कौन पूरे करेगा, या फिर ये कह लीजिए कि पीटीआई को अपने मुतालबात पूरे होने की कहां से तवक्को है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में बेख्तियार है तो क्या पीटीआई महज आई वॉश या फिर वक्त गुजारी के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है? मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की संजीदगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज मुज़ाकराती कमेटी के पहले इजलास में 7 रुकनी कमेटी में से सिर्फ 3 अरकान ही शरीक हुए। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की नतीजा खेजी से मुतालिक हुकूमती एतमाद भी कुछ डांवाडोल दिखाई देता है। हुकूमती वज़रा जो दिन रात 190 मिलियन केस का तज़किरा करते थकते नहीं थे, आज इस केस के फैसला मौखर होने पर मुकम्मल चुप साधे बैठे हैं, जैसे महफूज शुदा फैसला किसी खास अरेंजमेंट के तहत नहीं सुनाया गया हो। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ठीक, वरना 190 मिलियन पाउंड मुकदमे में कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा। तभी वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लें तो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा से बच सकते हैं। यानी जिस तरह पीटीआई सिविल नाफरमानी की तलवार हुकूमत पर लटकाए रखना चाहती है, वैसे ही हुकूमत 190 मिलियन पाउंड केस को बानी पीटीआई के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। ये कम से कम ऐसा ही लग रहा है। तो आज जो मुज़ाकरात हुए, जो कुछ सवालात अभी मैंने इब्तिदाई में उठाए, कुछ और भी सवालात हैं, इन सभी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो क्या फील है? जाहिर है काफ़ी देर हो गई है जो मीटिंग हुई है, उसके बाद आप लोगों तक जो चीज़ पहुंची है अभी तक, क्या वाकई बहुत पॉजिटिविटी थी इन्वायरमेंट के अंदर, मस्बत माहौल के अंदर मुज़ाकरात हुए? क्योंकि जाहिर है रिपोर्ट तो फिलहाल यही किया जा रहा है। थैंक यू याशवीन, बहुत मेहरबानी आपकी। वो कहते हैं ना, कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके, तो वो तो एक आगाज तो हो गया है। हाँ। लेकिन सही है आपका ये कहना कि जी लैक ऑफ ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट है। हाँ। और होना भी चाहिए। पिछले 2.5 सालों में जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है, जो पार्टी के साथ हुआ है, जो उनके साथ हुआ है, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी कोई गलत काम किए हुए, वो तो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है, दुनिया को भी पता है, सारी दुनिया में भी उसके बारे में कमेंट किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है। और वो उसके उस सारी बैकग्राउंड को अगर आप सामने रखें तो ट्रस्ट का होना जो है वो एक बड़ी मुश्किल सी बात है अभी। लेकिन बातचीत का जब भी बातचीत का मकसद क्या होता है? बातचीत का मकसद ये होता है कि जी ट्रस्ट पैदा किया जाए। हाँ। और बातचीत ही एक वो अमल है जिससे कि मसाइल हल हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि सियासत में आप हाथ में गन्स लेके तो लड़ाई नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते। सियासी जद्दोजहद जो है एक डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ।
और वो उसका जो मतलब जो उसका असल जो एसेंस होता है उसका वो यही है कि जी बातचीत के जरिए एक अमल का आगाज किया जाए और फिर गिव एंड टेक के की स्पिरिट में मसाइल का हल तलाश किया जाए। लेकिन तो हल तलाश करने के लिए किसी भी चीज का थोड़ा सीज फायर भी करना पड़ता है ना। वो कहते हैं ना थोड़ा सा जो वो है गोलाबारी है उसको भी खत्म या कम करना पड़ता है। गोलाबारी अलबत्ता ऐसा लग रहा है कि कम नहीं हो रही है। अभी भी डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं जी कि उनसे मुज़ाकरात करने का फायदा है जिनके पास इख्तियार हो। उसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है आपकी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से। तो अगर मुज़ाकरात करने हैं और संजीदगी है तो सर दो बातें, एक तो जो मैंने इब्तदाई में कहा कि जो आपकी बाकी की टॉप लीडरशिप है जो इस कमेटी का हिस्सा है वो क्यों नहीं गई, आज उसे एक लैक ऑफ सीरियसनेस नजर आती है, और दूसरा बयानबाजी क्यों नहीं खत्म हो रही। देखिए भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि जी बातचीत उनसे होती है जिनके पास कुछ हो, वो बिल्कुल ठीक है और ये बातचीत उन्हीं से ही हो रही है। मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने पिछले काफी दिनों में ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर बातचीत भी कर सकते। अच्छा। और राना सना की 3 दिन पहले की स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने कहा था जी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। तो ये जो है इस वक्त हुकूमत का ऑफिस कह लें या स्पीकर साहब का ऑफिस कह लीजिए, ये एक व्हीकल के तौर के ऊपर काम कर रहा है। और बेसिकली हमारी नेगोशिएशंस जो है अल्टीमेटली, जैसा कि मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नंबर 1 नेगोशिएशंस के हक में था हमेशा और इस चीज को भी असेट करता था, जैसे कि डॉक्टर अलवी साहब ने आज कहा है कि नेगोशिएशंस एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही होनी है क्योंकि उन्हीं के पास ताकत है, वही ताकत का मंबा है और वही सर ये तो फिर जो आपका बुनियादी मौकफ है उसकी पसपाई हुई ना। इस वक्त हमारी बातचीत है वो एक्चुअली लेट्स से कि इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो रही है जी। हाँ, नहीं लेकिन सर देखिए थोड़ी कुछ तो आपको बैकफुट पे फिर इसका मतलब है जाना पड़ा ना। जहां आप ये कह रहे थे कि हम बराह रास्त बात करेंगे तो इसका मतलब है कि बराह रास्त बातचीत को वेलकम नहीं किया गया और बीच में गवर्नमेंट की इस कमेटी को या गवर्नमेंट को डाला गया। तो इसमें दो बातें, एक तो ये कि वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाह रहे थे, शायद अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, और दूसरा ये कि फिर हुकूमत को तो फिर बेख्तियार नहीं कहा जा सकता, बाइख्तियार तो वो हो गए ना सर। देखिए 2 बातें करूंगा, एक तो ये है कि जी सियासत में और मुज़ाकरात में फ्रंट फुट और बैक फुट नहीं होता। ठीक है। बातचीत करना जो है वो किसी कमजोरी की अलामत नहीं होता, बातचीत करना जो है वो बल्कि एक ताकत, एक स्ट्रेंथ की अलामत होता है। और ये मैं हमेशा कहता रहा हूं, और अगर हमने बातचीत शुरू की है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे स्ट्रेंथ की अलामत है, नथिंग एल्स। और दूसरी बात कि जी हम कम से कम बैकफुट के ऊपर नहीं है, हम अपने मुतालबात जो है वो सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमती वफ्द है, हुकूमती जो मेंबरान है, वो भी उन मुतालबात की जेन्युइननेस जो है उसको जांचते हुए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। यही एक तरीका है क्योंकि इस वक्त एग्रीव्ड पार्टी जो है वो पीटीआई है। बाकी सब लोग तो पिछले 2.5 साल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल गवर्नमेंट्स का हिस्सा हैं। वो तो जो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, वो तो मैंडेट चोरी करने के मजे लूट रहे हैं। सब कुछ हुआ है इस मुल्क में, आपके सामने है, आज भी हो रहा है। लेकिन एग्रीड पार्टी जो पीटीआई है और हमारा पूरा हक है कि हम अपने मुतालबात जो है वो रखें। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि जी 2 जनवरी तक क्यों हमने पोस्टपोन किया, बिकॉज ये मामलात ऐसे नहीं है कि 10-10 दिन का वक्फा दे दिया जा सके, ये मामलात जल्दी से जल्दी हल होने चाहिए। हाँ सर, लेकिन वही म्यूचुअल कंसेंट से हुआ है। आई एक्चुअली ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जल्दी में नजर नहीं आई। 2 जनवरी एक तो डिले बहुत लंबा है और फिर मेरा वही पुराना सवाल है, स्टिल स्टैंड्स कि उमर अयूब है, अली अमीन गंडापुर है, ठीक है वो काबीना का इजलास सुना है कि उनको करना था। एक आज कमिटमेंट्स थी, उमर अयूब साहब जो उनके केसेस लगे हुए थे, उनके बेल्स का मसला था, वो उनमें नहीं रुक सकते थे। हामिद खान साहब मुल्क से बाहर है आज के दिन। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर में फंसे हुए थे, उनकी वहां कमिटमेंट्स थी। तो इन्होंने इस बेसिस के ऊपर शायद आज की तारीख मुकर्रर कर दी कि सब लोग पहुंच सकेंगे बगैर जाने हुए कि जी लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। चूंकि हुकूमती वफ्द की मेरा ख्याल है इंसिस्टेंस थी कि जी पहली मीटिंग हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके जो कुछ अरकान थे उनकी भी मसरूफियात थी, पीपल्स पार्टी वालों की खासकर मसरूफियात हैं कुछ। तो इसलिए आज का हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शायद शरीक नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि आइंदा जो 2 जनवरी की तारीख जो मुकर्रर की गई है उसमें मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम जो अराकीन हैं नेगोशिएटिंग कमेटी के वो मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, चले मैं आपसे आपका एक पर्सनल ओपिनियन पूछ लेती हूँ, कितने पुरुमीद हैं आप? ये 2 जनवरी को के बजाय कल हो जाते, परसों हो जाते, स्पीड तेज कर लें, कम कर लें, आपको आउटकम से क्या उम्मीदें हैं?
आप पर्सनल ओपिनियन में चलिए पर्सनल ओपिनियन के तौर के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जी, मैं अरसा दराज से कह रहा हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुल्क की सियासत जिस नहज के ऊपर पहुंची हुई है उसमें ये नहीं कि एक बंदा जीतेगा और दूसरा बंदा हारेगा। ये नहीं कि जी पीटीआई के पास मेजॉरिटी आ जाती है और बाकी लोग भी मौजूद रहेंगे। खान साहब सियासत को जिस नुक्ते के ऊपर ले आए हैं वहां इन लोगों की सियासत खत्म हो चुकी हुई है। ये अब सियासी जनाजे हैं सब, पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई या MQMP हो गया, ये सियासी जनाजों में जबरदस्ती की जान डालने की कोशिश की थी इलेक्शन चुरा के। अब इसमें जो जहां सियासत का रंग बदल गया है, सियासत का रूप बदल गया है, सियासत का अंदाज बदल गया है। अब लोग जो हैं वो अवेयर हैं, वो जानते हैं, सेंसिटिव हैं, मामलात की समझ है उनको, और वो अब डिमांड करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये सिस्टम है वो डिलीवर करेगा। कंसिक्वेंटली जो ट्रेडिशनल सियासत है उसका कोई अमल दखल अब पाकिस्तान की सियासत में नहीं रहा, इसको बदलना होगा। और ये जो 8 फरवरी के इलेक्शंस ने साबित कर दिया है कि PMLN मैटर ही नहीं करती, पीपल्स पार्टी मैटर ही नहीं करती, MQM तो पहले बहुत देर से एक डेड हॉर्स के तौर के ऊपर फिर रही है। तो ये सियासत पीटीआई की जीत जो है ये बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो उनकी सियासी मौत है ये। तो एक बहुत बड़ा एक इस वक्त जो एक नहज है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो इसमें मुझे नहीं पता कि किस तरीके से हम इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं, मसलन हम अपनी रिट्रीवल मांग रहे हैं जो मैंडेट की चोरी किए हुए मैंडेट की, तो अगर वो मैंडेट हमें देते हैं तो इनकी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी सेल्फलेसनेस है कि लोग अपनी हुकूमत खत्म करेंगे। वो तो 2.5 साल से क्लिंग कर रहे हैं। तो मतलब आप तो फिर उम्मीद ना हुए, मतलब आपका कहने मैं वही कहता हूं कि हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बातचीत ही एक वो अमल है जैसे। लेकिन सर बातचीत करने का भी तो देखे ना, हर किसी का एक अपना वो है नुक्ता नजर है कि बातचीत किसको कहते हैं, क्या होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये शराइत लगाकर जो है मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, लेकिन आप लोगों के पास दूसरी तरफ शराइत की पूरी फहरिस्त है, उसके बगैर आप लोग कहते हैं बातचीत नहीं हो सकती। तो ये तो डेडलॉक शुरू में ही एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले कहा ना, हम एग्रीव्ड पार्टी है, हमारे साथ 2.5 साल में जो हुआ है वो आपने भी देखा है। तो हमने तो शराइत लगानी है, हमने तो अपनी चीजें बतानी है जिसकी हम रिप्रीव चाहते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारे जो सियासी कैदी है वो रिहा हो, हम चाहेंगे कि हमारा मैंडेट जो है वो वापस मिले, हम चाहेंगे कि 9 मई के और 26 जो नवंबर की ट्रेजेडीज हैं उनके बारे में तहकीकात की जाए। ये तो हमारा राइट है, इसको तो हम डिमांड करेंगे, इससे तो हम नहीं पीछे हट सकते किसी सूरत में। अब एडवाइजर हैं बैरिस्टर अकील हुकूमत में, वो ये कहते हैं जी कि बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं हो सकती, उसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों का जो आप लोगों के मुतालबात है उसके अंदर ये भी बात जो है वो शामिल है। फिर जो आपके कुछ नाकिदीन है वो ये कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि बानी पीटीआई को रिहा करें, ये मशरूत है डायलॉग इससे, तो इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो एक लीगल तरीका कार है ना जिससे उन्होंने रिहा होना है। हुकूमत के सामने ये शर्त लेके क्यों जाते हैं आप? देखिए, ये ब्लैकमेल का लफ्ज़ जो है ना, ये गैर ज़रूरी है और गैर मुनासिब है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते बातचीत में। देखिए, हम सियासी कायदीन की रिहाई की बात कर रहे हैं, बेगुनाह सियासी प्रिजनर्स जो हैं जिनको 1.5 साल से जेल में रखा हुआ। खान साहब को 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं। खान साहब को सब मुकदमों में वो बरी हो चुके हुए हैं, उसके बाद नए मुकदमे खड़े कर देते हैं, फेक एंड फ्रिवलस केसेस खड़े कर देते हैं। तो ये उनकी इंटेंट जो है वो सबके सामने है। हम सियासी जो प्रिजनर्स हैं, सियासी जो कैदी हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये हर किस्म की बातचीत में होता है, और खासकर जहां ज्यादती हो रही हो, जहां मतलब आईनी और कानूनी ज्यादती हो रही हो इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे बेगुनाह लोगों के साथ, तो वहां तो डिमांड करना एक जरूरत होती है। ये हमारी भी जरूरत है। हम ये डेफिनेटली हम डिमांड करते हुए वेल विद इन आवर राइट to demand the release of political prisoners। बिल्कुल ठीक है, बट लाइक आई सेड कि इमरान खान साहब की अपनी रिहाई के हवाले से जो है वो कैटेगोरिकली कहा गया जी कि वो नहीं मुमकिनात में से। तो सर मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ लो की बेसिस पर हुआ करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ये कहा जाता है कि जी आपकी बाकी बातों पर तो हम सरेदस्त गौर करते हैं, फौरन गौर करते हैं, लेकिन ये जो खान साहब की रिहाई है इसके ऊपर बातचीत नहीं हो सकती, तो वुड यू स्टिल गो फॉरवर्ड डायलॉग के साथ? देखिए, खान साहब बारहा खुद कह चुके हुए हैं कि मुझे किसी किस्म की डील नहीं करनी। वो बारहा खुद कह चुके हुए हैं कि मैं कोर्ट्स के जरिए अपने तमाम मुकदमात में बाइज्जत बरी होना चाहता हूं। हमारी डिमांड ये है कि ये आईन और कानून के मुताबिक अदालतों को काम करने दें। ठीक है, खान साहब उसके बाद एक दिन भी जेल नहीं रहेंगे। खान साहब के जो ऊपर जो मुकदमे हैं ना वो ठीक है, ना ही अदालतों को काम करने दिया जा रहा है, अदालतों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जबरदस्ती के नतायज हासिल किए जा रहे हैं।
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना दिया गया है। आपने देखा कि क्या हो रहा है, क्या तमाशा वहां हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया नाम का पिलर मौजूद नहीं है और रियासत 2 पिलर्स पे खड़ी है। अदलिया को एग्जीक्यूटिव का मफकूद बना दिया गया है, उसकी कैब में डाल दिया गया है। ऐसे रियासतें नहीं चलती, ऐसे निजाम नहीं चलते, ऐसे इंसाफ नहीं मिलते। और फैसले भी सर मौखर हो रहे हैं, हम देख रहे हैं ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो पता है कि ये फैसला जो आज मौखर हुआ है, इसके बारे में कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ आप ही की कम्युनिटी के लोगों ने 3 दिन पहले कह दिया था ये फैसला नहीं हो रहा। उनको कहां से इत्तला मिली थी? और राना सनाउल्लाह साहब के ऑफर के बारे में सर क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा जी कि फैसला उनके हक में आ सकता है, मुज़ाकरात होने दें? देखिए वो वक्त बताएगा, वो मैं उसके बारे में कोई प्रोजेक्शन नहीं करना चाह रहा। तो पास्ट रिकॉर्ड है पिछला इनका, जो अदालतों के जो फैसले आए हैं, जिस तरीके से अदालतों को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है और किया जा रहा है, मैं उससे तो कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठता। लेकिन खान साहब ने अल्टीमेटली तो रिलीज होना है और वो अब ज्यादा देर तक खान साहब को कैद में नहीं रख सकते। सर लेकिन खान साहब करके नहीं निकलेंगे, खान साहब अदालत से बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मैंने इब्तिदाइये में कहा सर, ऐसा लग रहा है कि ये एक तलवार है जो आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लटकाई हुई है। आप लोगों ने सिविल नाफरमानी की लटकाई हुई है, इनके हाथ में ये लग गई है 190 मिलियन का फैसला, ये इन्होंने लटकाई हुई है। और मुज़ाकरात अगर आप दोनों में से किसी की भी मर्जी के खिलाफ जाते हैं, कोई डायरेक्शन लेते हैं, तो फिर ये तलवार जो आप लोग गिराने की लिए जाहिर ऑब्वियसली उसको यूज कर सकते हैं, एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जमात के रास्ते की उसके पास जो जितनी उसकी आईनी हकूक हैं, उसके कानूनी हकूक हैं, उसके इखलाकी और इंसानी हकूक हैं, जब आप उस जमात से वो ले लेंगे, छीन लेंगे, डिनाई करेंगे उसको, तो उसने सियासी एहतजाज तो करना है। हम तो पुरअमन सियासी एहतजाज कर रहे हैं और उसकी भी क्या हमें इजाजत नहीं मिलेगी? सर वो तो खैर ये इस सवाल का जवाब मैं, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं सर? इससे पहले आप लोग कोशिश कर चुके हैं एहतजाज करने की, आई थिंक यू हैव द आंसर राइट देयर। लेकिन सर एहतजाज हमारे पास, हमारा हक है आईनी और कानूनी, हम एहतजाज करते रहेंगे। हम अपने हकूक की जद्दोजहद जो है पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। सर थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि सिविल नाफरमानी की मूवमेंट कैसे, इसको आप लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेख वकास अकरम साहब ने शायद कहा है कि हम बस कल से परसों से इसको फेज वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ ये मामला आप लोग साथ साथ चलाएंगे या शुरू करेंगे, या अभी आप लोग इसको रोकने के बारे में भी गौर कर रहे हैं? सिविल नाफरमानी की तारीख कल बरोज इतवार जो गुजरा कल है उससे शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, ये खान साहब ने इसके बारे में ऐलान कर दिया था, वो शुरू हो चुकी हुई है। उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है इस वक्त, वो है रेमिटेंसेस को कम करना। वो शुरू हो चुकी हुई है, शुरू नहीं होनी। अभी हम उसका जो दायरा है, जो उसका एक्सपेंस है, वो हम इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको होल्ड पे रखा हुआ है हमने। लेकिन अगर मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ते, तो फिर लाजमी बात है कि खान साहब और पूरी सियासी जमात जो है वो अपने ऑप्शंस जो हैं उसके ऊपर गौर करेगी और उनमें से जो बेहतरीन ऑप्शन समझेगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। सर एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तर्जुमान है हुकूमत के अता तारड़ साहब, वो कहते हैं जी कि 9 मई के बाद किरदारों को सजा मिल गई है, जो मरकजी किरदार है अब उसकी बारी है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, खान साहब बसा औकात कह चुके हुए हैं, दुनिया को पता है कि खान साहब का कुछ लेना देना नहीं है 9 मई के साथ। आप 9 मई के ऊपर क्यों नहीं एक कमीशन बना के तहकीकात करते, एक ट्रांसपेरेंट तहकीकात करते? वजह क्या है? जैसे 26 नवंबर के ऊपर क्यों नहीं एक कमीशन बना के एक ट्रांसपेरेंट तहकीकात करते? देखिए सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या हुआ 9 मई को, क्या हुआ 26 नवंबर को। तहकीकात, ट्रांसपेरेंट तहकीकात ना करने का मतलब यह है कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाने को है। वो नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो लोग भी 9 मई या 26 नवंबर के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें जो भी गिल्टी तलाश करेंगे पाए जाएंगे आफ्टर ए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बाय एन इंडिपेंडेंट कमीशन, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। चलिए, आप लोगों के मुतालबात के अंदर भी कमीशन का क़याम जो है वो शामिल है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, पॉजिटिव बात है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। लेट्स होप कि हुकूमत जो है वो इस तरफ कोई पेशरफ्त करे और बात जो है वो यहाँ तक पहुंचे। सर थोड़ा सा ये फौजी अदालतों वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों ने शायद उसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया है, जो फौजी अदालतों से फैसले आए हैं। इंटरनेशनली भी कुछ हेड्स रोल हुए हैं वैसे इसके बाद।
जी, पार्टी का फैसला है जी कि हमने चैलेंज करना है, बिल्कुल चैलेंज करना है। उसमें कुछ बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग द ईयू, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस जो हैं उसको बयान किया है। और ये और भी मेरा ख्याल है कि बड़ी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस की जाएंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि जमहूरियत में ये एक डन चीज़ नहीं होती। जमहूरियत में अपना एक अदलिया का निज़ाम होता है, लेकिन जहाँ अदलिया को मफकूद कर दिया जाए वहाँ पर इसी किस्म के काम जो है वही ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो सिविलियंस हैं उनके जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में चलने चाहिए और उनको जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए अगर वो मुजरिम हैं तो ये मामला मेरा ख्याल है कि बढ़ेगा। ये मामला इस तरीके से खत्म नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो फर्दर इंक्रीज करेगा पाकिस्तान के ऊपर। इसकी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके वक्त के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इशूज थे। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात के दौर का आगाज हुआ है उसके ऊपर हमने उनसे जो है वो एक इनसाइट जो है वो लिए कि इस वक्त क्या मूड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले भी जैसे हम बात कर रहे थे आज के दिन की बहुत अहम डेवलपमेंट हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। मैं ब्रेक पे भी जो आपसे बात करी थी सर, ये क्या जो एक एफर्ट है जिसका आपने आगाज़ किया था उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जाए इसको कि फाइनली दोनों पार्टी टेबल पर आ गई हैं। एक तो ये कहिएगा, साथ दूसरा सर ये जो जिस अमल का आगाज़ हुआ है कितना नतीजा खेज होगा आपके नज़दीक, आप कितने पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो जब कुछ भी नहीं था तब मैं मुज़ाकरात की बात करता था तो मैं पूरी तरह से यकीन से करता था कि ये होगा। और मैंने अब बार कहा इसके बारे में, जब सब कहते थे कैसे होगा, मैं कहा माली तक कम पानी देना। तो अल्लाह ताला जब पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई काम किया जाता है तो यकीनन उसमें बेहतरी आती है। मुज़ाकरात का शुरू होना एक मुस्बत डेवलपमेंट है, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो मकसूद नहीं है, मकसूद मफाहमत है। और मैंने हमेशा यही बात की है कि मफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है, जमहूरियत की। लिहाजा इस वक्त मुज़ाकरात को आगाज किया गया है। वो मुज़ाकरात जब तक मफाहमत की तरफ नहीं जाएंगे उस वक्त तक इसमें कैफियत पैदा। नंबर 1। नंबर 2, ये वक्त जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उन्हें शुरू में डाइल्यूट करने, हल्का करने की कि उसके अंदर उसको हुकूमत के अपोजिशन से मुज़ाकरात के बजाय उसको पीडीएम के एक पार्टी से मुज़ाकरात बनाने की शक्ल दे दी है। जब होना ये चाहिए था कि हुकूमत मिनिस्टर खुद जो थे वो इस इनिशिएटिव को लेते और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उससे खुद बात करते। और इसके लिए अब ये जो मुज़ाकरात का अमल शुरू, ये तो एक तकाजा था। जो मुज़ाकरात का अभी अमल शुरू हुआ है इसके अंदर भी इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए इकदामात जरूरी। अगर बात नहीं लिए जाएंगे तो फिर यही होगा कि एक मतलब आप दही की लस्सी बना देंगे और वो लस्सी बनते बनते बिखर। सर लस्सी वैसे थोड़ी थोड़ी बन रही नहीं है, एट द सेम टाइम बैठ तो गई है दोनों फरीकैन, लेकिन सर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है सबसे पहले तो दोनों तरफ से, उसी से आगाज कर लीजिए कि आपको लगता है कि ये मामलात किसी बेहतरी की तरफ, आपने कहा ना कि मकसूद मफाहिमत है, तो मफाहिमत के लिए सर अपने रवैये, अपनी टोन, थोड़ा सा उन चीजों को भी नीचे लेके आना पड़ता है जो कि नहीं लाया जा रहा। देखिए, टोन के बारे में मैं खैर आपको एक बात बता दूं कि टोन जो होती हैं पॉलिटिकल डायलॉग के दरमियान, टोन्स वैसी रहती हैं बाहर निकल के। अंदर की टोन्स और बाहर की टोन्स में डेफिनेटली फर्क होता है, लेकिन अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर का जो कंटेंट है, वो इस वक्त अथॉरिटी के लिहाज से कमजोर है हुकूमत की तरफ से। और दूसरी बात है कि CBMs मिसिंग है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई लिया नहीं गया। मतलब कैदियों को छोड़ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, अपोजिशन लीडर का, बड़ी पार्टी के लीडर को रिहा करना एक कॉन्फिडेंस मेजर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का खुद इसके अंदर आके इस कमिटमेंट को अनाउंस करना एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्यों शर्मा रहे हैं? मतलब वो जिसे कहते हैं कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब वाई
शायनेस की क्या बात है, क्यों आप फ्रंट पे नहीं आके इस इश्यू को ओन करते कि मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो अपने मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अवाम के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। तो ये जो एक इस वक्त की जो वीकनेसेस हैं इस सारे प्रोसेस की, तवक्को तो यही की जाती है कि ये इन ड्यू कोर्स। लेकिन सर ये डूएबल है। सवाल ये है ना कि जो बातें आप कर रहे हैं सर, अगर इमरान खान साहब को बाहर ले आया जाता है, जो आप कह रहे हैं कि बड़े ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उनको बाहर लेके आया जाए, तो सर ये हुकूमत कायम रहेगी फिर? क्योंकि ये तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि अगर हम ये कर दें तो फिर हम अडयाला में होंगे और वो बाहर होंगे। जी देखें, अडयाला में तो जिसको अडयाला में रखा है उसका तो बड़ा फायदा हो गया है। इमरान खान साहब को रख के क्या हासिल किया है? उनका कद 6 फुट 1 इंच था, 18 फुट का हो गया है। मतलब अगर ये भी जाएंगे दे नॉट लूज एनीथिंग, मतलब दिल गेन। लेकिन क्या कोई भूत है कि आएगा और वो आके छड़ी घुमाएगा और ये अंदर हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे? भाई एक पार्टी है, एक लीडर है, उसके साथ भुट्टो साहब ने सारे भूत छोड़ के उनको सामने बैठा के उनसे बातचीत की। मतलब ये तो वही मैंने पहले भी कहा, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना, कि आप डर रहे हैं। क्योंकि वजह इसकी जो इसका सबसे बड़ा मजाक है जो इस वक्त जमहूरियत के साथ हुआ है, वो ये है कि आपकी जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, जिस पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करे, वो खुद लेजिटिमेट नहीं है। और उसकी इलेजिटिमेट होने की वजह से जो कमजोरी है वो इस बयान से आया हो जाए। लेकिन सर एक बात इसके अंदर और भी है, जो बात आप कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट खुद लेजिटिमेट नहीं है, ये भी एक फैक्टर है ना सर इसके पीछे, कि ये वाले सीबीएम्स गवर्नमेंट कर नहीं सकती क्योंकि इख्तियार भी नहीं है। अख्तियार का जहां तक ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अख्तियार तो वो डी जोरो और इस रेफरेंस में अख्तियार तो हुकूमत के पास ही है। आईनी अख्तियार भी उनके पास है, कानूनी अख्तियार भी उसके पास है, लेकिन उन्होंने एक अपने लिए एक साइंस बनाई है कि वो अपनी अथॉरिटी को, जो उनके अपने इंटरेस्ट की होती है, उसको तो खुद इस्तेमाल करते हैं, और जो वो नहीं करना चाहते वो किसी और के मत्थे मार देते हैं। कि मतलब कि हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही, हमें उनसे इजाजत लेनी पड़ती है। जिस सिपा सलार ने से उन्होंने वो तो करवा दिया, 26 के वाक़े की जिम्मेदारी तो उन पे डाल दी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को लेने पे तैयार नहीं है। तो इस वक्त जो हुकूमत है, अख्तियार उसी के पास है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में ये तासुर दे रहे हैं कि वो शायद इसके रास्ते में रुकावट ना हो, शायद उन्हीं के दबाव में ये मुज़ाकरात के लिए मजबूर हुए हैं। सर ये मैं एग्जैक्टली यही सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि ये पसे पर्दा इनडायरेक्ट बीच में एक लिंक है, ये जो हुकूमती कमेटी या मुज़ाकरात असल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस? देखें, इन्होंने हुकूमत ने ये तासुर बना दिया था जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत अनरेस्ट पैदा हुआ है कि ये मुसलसल अपनी रॉन्ग डूइंग्स का जिम्मेदार एट एन एंगल। हमें सियासतदानों को बात करनी आती होती है ना, कि हम बात कर कुछ और रहे होते हैं, पैगाम कुछ और दे रहे होते हैं, और दूसरे जो बेचारे हैं, मतलब जो इदारों वाले लोग होते हैं, उनको ये वाली साइंस नहीं आती कि बात दिखाओ कुछ और मारो कुछ और। तो ये जो इन्होंने मजाक किया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अब उनकी तरफ से इस मजाक को कॉल ऑफ कर दिया गया है कि भाई हम इसमें नहीं है। तो अब दूसरी तरफ इन पे प्रेशर तो है, अवाम का भी प्रेशर है, दुनिया का भी प्रेशर है, खुद अपनी जो मतलब पार्टी के अंदर से प्रेशर है कि भाई आप कुछ करें, मईशत है, दहशतगर्दी का प्रेशर है, पूरे दुनिया भर से जो दबाव पड़ रहा है उसके नतीजे में ये अब पीछे हटने पे मजबूर हुए हैं। और अब जो है ये मुज़ाकरात तक पहुंचे हैं। ये फिर भी मैं आपको बता दूं, ये 2-3 दफा आगे पीछे होगी सारी चीजें, कभी आ गए कभी भाग गए, ये नहीं करते वो नहीं करते, मजाक चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, मजाक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये इसलिए होंगे, ये रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, आप इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना सर, अमेरिका में रिजीम चेंज कितना बड़ा प्रेशर है, ये आपको पता है। आजकल रिचर्ड ग्रिनेल जो है पाकिस्तान में बड़े मशहूर हुए हैं। ये जो प्रेशर्स हैं, ये रियल प्रेशर्स हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है कि वहां सबसे बड़ा रियल प्रेशर जो है ना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान की मईशत भी चलाते हैं।
वो पाकिस्तानी हमेशा से पाकिस्तान की लॉबी रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त इस हुकूमत की लॉबी बनने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है उनके अपने मुल्क के शहरियों की मुंतखब करता हुकूमत नहीं है, और वो इनके कंडक्ट से भी राजी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है मौजूदा हुक्मरान, इनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, इनके मफादात मुल्क से बाहर हैं, इनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, और वो जायदादें जो वहां जमीन पे खड़ी हुई वहां रहने वाले पाकिस्तानियों का सुबह शाम मजाक उड़ाती हैं, वो उनकी वजह से, और पूरी दुनिया उन्हें उसके ऊपर जो है वो कहती है भाई तुम एक तरफ तो कशकोल लेके फिर रहे हो। मतलब ये वो फकीर है जो जेट में से निकलते हैं और कशकोल लेके बाहर आ जाते हैं, जो मर्सिडीज पीछे खड़ी होती है उसे निकलते पहनते हैं और भीख मांगना शुरू करते हैं। मतलब ये है कि ये वो कैसी गुर्बत है जो हुक्मरानों को छू नहीं सकती और अवाम की जान नहीं छोड़ती, जो मुल्क को गरीब करती जाती है, हुक्मरानों को अमीर करती जाती है। तो ये जो सारे इकदामात हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान से बाहर तमाम पाकिस्तान वो इस हुकूमत के खिलाफ लॉबी बन गए हैं, और उसका रिजल्ट ये है, आप अगर ये ट्रंप आएगा तो भी वो करेगा, अगर ना भी आता तब भी यही कुछ हो रहा था, यही कुछ हो रहा था इनके साथ से। लेकिन थोड़ा सा कितना सीरियसली इस प्रेशर को यहाँ पर लिया जाएगा, ये सवाल इसलिए पूछूं कि प्रेशर तो सर मल्टीपल तरफ से आ रहा है। अब ईओ की भी आपने देख ली होगी, जो उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर कहा है कि उनको कंसर्न है, तो इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी कंसर्न्स पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेके बहुत ज्यादा रेस किए जा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि उसकी वजह से अल्टीमेटली बेहतरी आएगी, या उसका असर होगा, या लेना चाहिए उसका असर इन द फर्स्ट प्लेस? देखें, ये तो लेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिफेम कर रहे हैं ये खुद डिले करके, वरना कितनी देर लगती है भाई, सियासी कैदियों को बेल पे रिहा कर दो यार, उनको ईस्ट जेल में डाल के रिहा कर दो, दुनिया को तो दो कम से कम। आप मुझे बताएं दुनिया के कितने इस वक्त की किसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बता दें जिसकी लीडरशिप जो है इस वक्त जेल में हो पाकिस्तान के अलावा, इसकी ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जेल में। अब मुझे मैं अब ये ना हो कि सीसी से मिलके आए मिस्र के और आप कहें जी वहां ऐसे है, या किसी और ऑटोक्रेटिक कंट्री में चले जाएं और वहां से आप वापस आए तो बड़े खुश होंगे जी साढ़े तो भी गए गुजरे ने। लेकिन आप मुझे किसी जमहूरी मुल्क की मिसाल दे दें जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर, उसका डेप्टी, उसका तीसरा चौथा सब लोग जेलों में हो, और मुकदमात कौन से हो जो मजाक हो, और उन मुकदमात का चलना भी मजाक हो, उनकी डिटेल्स भी मजाक हो, और उसके बाद आप जो है उसके बावजूद इंसिस्ट भी कर रहे हो। तो ऐसी सूरत है, और आपके अवाम जो है वो सड़कों पे भी आ रहे हो, और आपके अवाम आपको तस्लीम भी ना कर रहे हो, ना अंदर तस्लीम हो रहे हो ना बाहर तस्लीम हो रहे हो, और मुल्क कौन सा है? पाकिस्तान। तो जमहूरियत Yes, this is quite a situation. आप ठीक कह रहे हैं सर। आखिर में थोड़ा सा एक तो ये जरूर कमेंट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है उनके रवैये पे भी मैं चाहती हूँ कि जरूर आप बात करें। आज पहला दौर था मुज़ाकरात का, जितने मेंबर्स थे कमेटी के सारे पहुंचे नहीं सर। उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये इंपॉर्टेंट नाम है जिनको वहाँ पे होना चाहिए था। कोई लैक ऑफ सीरियसनेस आपको नजर आ रही है पीटीआई के एंड से भी? और फाइनली मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, लेकिन फिर भी जो बयानबाजी है पीटीआई की तरफ से भी खत्म नहीं हो रही। देखें, बयानबाजी तो चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीटीआई की लीडरशिप को डायरेक्टली सिंगल पॉइंट डिमांड डालनी चाहिए हुकूमत में कि आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर करें, हमारे कैदी रिहा करें, हमारे लीडर को रिहा करें, और हमारे साथ बैठ के बात। देखिए, ये कोई नहीं है जिसकी वजह से मुज़ाकरात खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मुज़ाकरात जो है खुशाइंद हैं, हर कोई इसको वेलकम कर रहा है। नतीजा खेज होंगे कि नहीं होंगे, मेरे ख्याल आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।